हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी 2.0 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस पर, आंसर पे। आंसर की भी आउट हो चुकी है, क्वेश्चन भी आप लोग के पास में है। आप लोग ने देखा है क्या लेवल एग्जाम में आया है और अच्छा कर सकते थे आप एग्जाम में, ये बात आपको भी पता है। 80 क्वेश्चंस में से 60 प्लस क्वेश्चंस को बहुत आसानी से किया जा सकता था। पेपर का लेवल इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। जैसे कि आप लोग ने भी बताया कि सर कंप्यूटर में 60 प्लस क्वेश्चंस कर पाए, बहुत बढ़िया है, क्योंकि पेपर का लेवल मॉडरेट कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जरूर टफ भी थे, लेकिन हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस आसान भी होते हैं, टफ भी होते हैं और मॉडरेट लेवल के भी होते हैं। लेकिन यहां पर अच्छी बात यह थी कि पेपर का लेवल मॉडरेट टू इजी था, यानी जो टफेस्ट लेवल के क्वेश्चंस थे वो एक दो को छोड़ दें तो बाकी सब आसान थे। तो आइए जरा एक बार एनालिसिस करते हैं पूरे पेपर की, क्वेश्चंस की विद सॉल्यूशन, विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। किस क्वेश्चन पर लगाएं ऑब्जेक्शन? क्या कोई ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो बीपीएससी द्वारा गलत आंसर दिए गए थे? जी हां, ऐसे 4 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर बीपीएससी ने गलत दिए हैं। तो इन 4 क्वेश्चंस पर आप ऑब्जेक्शन जरूर लगाइएगा, क्योंकि बहुत क्लियर कट तरीके से दिख रहा है कि यहां पे कोई क्लरिकल मिस्टेक हुई है बीपीएससी के द्वारा, जो कि बिल्कुल एक्सेप्ट की जाएगी। तो चलिए एक बार एनालिसिस करते हैं बहुत डिटेल्ड में। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो बीपीएससी कंप्यूटर टीचर को लेकर बहुत सीरियस हैं और आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो बिल्कुल इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या एस्टेट का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वाला कोर्स सफिशिएंट है, क्योंकि यहां पर बिल्कुल बेसिक टू मॉडरेट टू एडवांस सभी लेवल को कवर किया गया है। और जैसे कि आपने देखा भी, वो कैंडिडेट्स जो इस कोर्स से कनेक्टेड थे वो आपको जरूर सजेस्ट करेंगे कि यहां से 100% क्वेश्चंस देखने को मिले, बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन तरीके से आपको यहां पर कॉन्सेप्ट सिखाया गया है, एमसीक्यूज बताए गए हैं, पीडीएफ दी गई है, यानी कंप्लीट पैकेज है बीपीएससी या फिर एस्टेट एग्जामिनेशंस को लेकर। तो अगर आप भी चाहते हैं कोई परफेक्ट कोर्स मिल जाए, कोई एक ऐसा कोर्स मिल जाए जहां पे 60-70 घंटे पढ़कर हम आराम से पेपर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करें, तो बिल्कुल आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर की मदद से। फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको सारी वीडियोस अब रिकॉर्डेड मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगी। बेहतर तरीके से आप इसमें प्रिपरेशन कर पाएंगे। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज करके भी कुछ भी पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को, अपनी क्वेरीज को। सर कैसे इसको ले, क्या इसके लिए कोई लिंक भी है? बिल्कुल, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक भी पिन है। डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर पाएंगे, फिर इस कोर्स पे क्लिक करके आप इसको ज्वाइन भी कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि हम आंसर्स की बात करें तो यहां पर हमने जो आंसर्स लिए हैं वो बुकलेट सीरीज ए के द्वारा लिए हैं। आप जानते हैं ए बी सी डी, है ना, ये आपकी बुकलेट की सीरीज हैं। तो यहां पर जो हम लोग सीरीज डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन का सीक्वेंस रहेगा वो बुकलेट सीरीज ए के अकॉर्डिंग रहने वाला है। बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास बी हो, सी हो या डी हो, आपने क्वेश्चंस को देखना है और उनकी एनालिसिस करनी है बढ़िया तरीके से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंप्यूटर के क्वेश्चंस के अलावा भी, यानी कंप्यूटर के सेक्शन के अलावा भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 43, द क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज डिटरमाइंड एज। प्रिंटर की क्वालिटी को किसमें मापते हैं, किसमें नापा जाता है? क्वालिटी की बात करें तो हम जानते हैं प्रिंटर की स्पीड को मेजर करने के बहुत तरीके हैं। जैसे पीपीएम है, पेजेस पर मिनट, सीपीएस है, कैरेक्टर पर सेकंड, सीपीएम है, कैरेक्टर्स पर मिनट, या फिर एलपीएम है, लाइंस पर मिनट। ये तो है प्रिंटर की स्पीड। लेकिन प्रिंटर की क्वालिटी की बात करें, प्रिंटर के रेजोल्यूशन की बात करें, तो ये मेजर करते हैं डीपीआई में, डॉट्स पर इंच में। यानी इसका आंसर बिल्कुल सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डीपीआई डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 47, बिफोर एलोन मस्क अनाउंस चेंज ऑफ द सिग्नेचर
Bluebird logo to sign X logo, who is regarded as the creator of the Twitter iconic bird in its final version in 2012। हम लोग सब जानते हैं कि ट्विटर का नाम चेंज होकर अब एक्स हो चुका है और इसके लोगो भी एक्स के तरीके से ही हो गया है। लेकिन ट्विटर का जो पुराना हमारा लोगो था या ट्विटर की लोगो की बात करें तो ये एक बर्ड के तरीके से आपको दिखता था जिसको बोलते हैं लैरी दी बर्ड। आपने नाम सुना होगा ब्लू बर्ड, जिसको लैरी दी बर्ड बोलते हैं। इसको किसके द्वारा बनाया गया? करेक्ट आंसर है मार्टिन ग्रेसर के द्वारा। जैक डॉर्सी ट्विटर के फाउंडर हैं या एक्स के फाउंडर भी आप बोल सकते हैं क्योंकि अब नाम एक्स हो चुका है, तो फाउंडर तो जैक डॉर्सी है। लेकिन हम यहां पर अगर बात करें किसकी, उस बर्ड के लोगों की, उस लैरी दी बर्ड के बारे में जो कि लोगो था, काफी प्रचलित भी रहा है। ये डेवलप किया गया था किसके द्वारा? मार्टिन ग्रेसर के द्वारा, इनके द्वारा। आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर था सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल आप सबने इसका सही जवाब दिया होगा, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि तीन तरीके से डिवाइडेड है, सीयू, एएलयू और एमयू में। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, एएलयू मतलब अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, जिसको रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, इंटेल 8085 प्रोसेसर इज ऑफ डैश जनरेशन। वैसे तो माइक्रो प्रोसेसर की जब भी बात होती है हम फोर्थ जनरेशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन इंटेल की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि इंटेल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसने पहला माइक्रो प्रोसेसर मार्केट में लॉन्च किया। लेकिन इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में काउंट किया जाता है? तो आंसर है सेकेंड जनरेशन में, क्योंकि ये कुछ हद तक ट्रांजिस्टर के तरीके से ही दिखता है और ट्रांजिस्टर्स की बात करें तो वो भी सेकेंड जनरेशन का पार्ट है। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ में आपकी रोबोट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजों को रखा जाता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर था दैट इज सेकेंड। नेक्स्ट, द मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ द थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर इज। कह रहा है थर्ड जनरेशन में जो माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया इसका मैक्सिमम साइज कितना था? करेक्ट आंसर होगा 16 MB का। तो मैक्सिमम मेमोरी साइज अगर बात करें थर्ड जनरेशन म्यूपी यानी माइक्रो प्रोसेसर की, तो इसका करेक्ट आंसर था 16 MB। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप इज कॉल्ड। कह रहा है वो सीपीयू, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि सिंगल चिप, जो कि सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट के द्वारा बनाई जाती है, उसे क्या बोला जाता है? माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, सॉलिड स्टेट डिवाइस या मोर देन वन ऑफ द अबव। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर था माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि सीपीयू कहें या माइक्रो प्रोसेसर कहें बात एक ही है, या सीपीयू कहें या प्रोसेसर कहें बात एक ही है। नेक्स्ट, कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप इज कॉल्ड। अब कंप्यूटर जो कि सिंगल चिप पर है उसे क्या बोलते हैं? तो आंसर है इसको बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर, यानी इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही है। हम जानते हैं कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप, इसे क्या बोलते हैं? माइक्रो कंट्रोलर ही बोलते हैं, या कई बार इसको हम लोग एमसी यानी माइक्रो कंट्रोलर के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स। बच्चे जानते हैं कि वीडियो गेम्स खेलने के लिए कंप्यूटर में जॉयस्टिक का यूज करते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जॉयस्टिक, दैट इज ओनली यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स, जिसका इस्तेमाल सिर्फ गेम्स खेलने के लिए ही किया जाता है। और ये एक तरीके की पॉइंटिंग डिवाइस भी कहलाती है ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पॉइंटिंग डिवाइस। डैश इज यूज्ड टू स्टोर सॉफ्टवेयर्स दैट डज नॉट अपडेट। कह रहा है वो सॉफ्टवेयर्स जो अपडेट नहीं होते उन्हें हम किस में रखते हैं? स्टैटिक रैम बोलते हैं, डायनेमिक रैम, रोम, या मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। हम जानते हैं रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें अपडेशन नहीं होता। रीड ओनली मेमोरी में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते,
तो आंसर क्या हो गया, रोम। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें मास्क रोम की, मास्क रोम एक ऐसी रोम होती है जिसमें हम कस्टमाइज करते हैं रोम को, जिसमें हम खुद डेवलप करते हैं रोम को, और वहां पर कभी कभी हम लोग अपडेट्स भी देते हैं। तो इसका मतलब मास्क रोम एक एक्सेप्शन है, लेकिन हाँ अगर रोम की बात करें तो इसमें कोई भी बदलाव, कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते हैं नॉर्मली। तो आंसर क्या हो गया, रोम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ लेजर। लेजर लाइट इनमें से किसमें प्रयोग की जाती है, सीडी ड्राइव में, रैम में, हार्ड डिस्क ड्राइव में, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। बहुत आसान सा क्वेश्चन, हम सब जानते हैं कि लेजर का प्रयोग या लेजर लाइट का प्रयोग सीडी, डीवीडी, ऑप्टिकल डिस्क इनमें ही किया जाता है, चाहे वो ब्लूरे डिस्क हो, चाहे सीडी हो, डीवीडी हो, इन सब में लेजर का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा सीडी ड्राइव, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। वेरी गुड। 79, a computer program that converts an assembly language program into equivalent machine language program is called। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, असेंबलर की है। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू एन इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड। हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करना या मशीन लेवल में कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो आंसर है या तो कंपाइलर या तो इंटरप्रेटर। कंपाइलर भी हाई लेवल को लो लेवल में करता है और इंटरप्रेटर भी हाई लेवल को लो लेवल यानी मशीन में कन्वर्ट करता है। तो यहां पर क्या कंपाइलर है, बिल्कुल। क्या इंटरप्रेटर है, नहीं। तो यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कंपाइलर। वेरी गुड। A computer program that translate high level language program into machine language program statement by statement। statement by statement का मतलब लाइन बाय लाइन, और लाइन बाय लाइन करने का काम किसका है, इंटरप्रेटर का। कंपाइलर क्या करता है, एक साथ कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन करके ही कन्वर्ट करता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटरप्रेटर। अगर क्वेश्चन में दिया होता ऑल एट वंस, एक साथ, तो आंसर हो जाता कंपाइलर। ग्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सरल सा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लाइनेक्स बिल्कुल है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर है यानी आरडीबीएमएस है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओरेकल। नेक्स्ट, a software that run on a computer hardware and serve as a platform for other software to run is called। कह रहा है वो सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर को एक प्लेटफॉर्म, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर्स को भी अपने ऊपर रन करने की परमिशन देता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक सॉफ्टवेयर है, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और इसी के ऊपर तो बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स चलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। और हम लोग ने डेफिनेशन भी तो पढ़ी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका मतलब आंसर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। वेरी इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम टूल। इनमें से कौन सा सिस्टम टूल नहीं है, स्कैन डिस्क, फॉर्मेट, फोल्डर, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। हम जानते हैं स्कैन डिस्क बिल्कुल करते हैं, डिस्क को स्कैन करने के लिए, फॉर्मेट भी करते हैं, एम्प्टी करने के लिए उस पार्टिकुलर ड्राइव को यू कैन से, और फोल्डर यहां पर नहीं है कोई भी सिस्टम टूल। तो करेक्ट आंसर हो गया फोल्डर। नेक्स्ट, द कीज यूज्ड टू डिलीट अ फाइल विदाउट अलाउइंग इट टू स्टोर इन अ रिसाइकिल बिन इज कॉल्ड। अगर हम किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो रिसाइकिल बिन में ना जाए, तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। अगर डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में जाता है, और शिफ्ट के साथ अगर डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में ना जाकर पूरी तरीके से डिलीट हो जाता है। क्या इसको भी रिकवर करना पॉसिबल है? जी हाँ,
इसको भी रिकवर करना पॉसिबल है। हम कई सॉफ्टवेयर्स की मदद से या पार्टीशन की मदद से हम इन फाइल्स को भी रिट्रीव कर सकते हैं जिसको शिफ्ट के साथ डिलीट किया गया है। नेक्स्ट, द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर आर। डिजिटल कंप्यूटर के जो तीन मुख्य घटक हैं, तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? मेमोरी है, सीपीयू है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मेमोरी, सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट, ट्रिपल एफ विल बी द लास्ट मेमोरी लोकेशन इन अ मेमोरी ऑफ साइज। कह रहा है ट्रिपल एफ की अगर बात करें, हम लोग जानते हैं कि जब एफ की बात करते हैं तो एफ क्या है? हेक्साडेसिमल, क्योंकि हेक्साडेसिमल की जो रेंज है वो 0 से लेकर 15 तक है और इसका जो बेस है वो क्या है? 16। एफ की वैल्यू कितनी है? ए बी सी डी ई एफ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं ए हमारा 10 है, बी हमारा 11 है, सी हमारा 12 है एंड सो ऑन। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें? हम लोग जानते हैं एफ का मतलब क्या है। जब हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो 4 के पेयर की बात करते हैं। इसका मतलब एफ की कंडीशन कब बनेगी? जब 4 बार 1 होगा तो उसको 15 बोलेंगे और एफ की वैल्यू यहां पर क्या है? 15 है। यानी इसका सही आंसर क्या है? 64K। कैसे किया जरा देखिएगा। सबसे पहला काम, एफ कितनी बार दिया हुआ है? 4 बार। एफ की वैल्यू क्या होती है? 15। 4 के पेयर में किसको जोड़ें कि 15 आ जाए? 1 2 4 8 को जोड़ने पर क्या आएगा? 15। यानी 4 के क्या बनेंगे? पेयर। कितने पेयर बनेंगे? जितने एफ हैं। तो हमने 4 बार क्या लिख दिया? 1 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 1, यानी इसके 4 के सेट बना लिए जो कि 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल अगर आप गिनेंगे तो कितने 1 है? एड्रेस लाइन टोटल हो गई आपकी 16, 2 की पावर 16, क्योंकि बाइनरी नंबर्स की बात हो रही है। कितने यहां पर लास्ट मेमोरी लोकेशन का साइज कितना है ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? 2 टू दी पावर 16 दैट इज इक्वल्स टू 65,536। ये नियर अबाउट किसके है? 64K की। तो करेक्ट जवाब क्या होगा? 64K इज द राइट वन। एक बार फिर से देखो, कितनी बार एफ दिया हुआ है? 4 बार। एफ की जो वैल्यू होती है हेक्साडेसिमल में वो क्या होती है? 15। किसको जोड़ें कि 15 आ जाए? तो अगर आपने बाइनरी नंबर पढ़ा है तो आप जानते हैं 1 2 4 8 को जोड़ने पर 15 आएगा, यानी 4 बार 1 आएगा। तो 4 एफ हैं तो हमने 4 के पेयर में 4 बार 1 ले लिया। अब ये टोटल 1 कितने हैं हमारे पास में? 4 4 जा 16 है ना, 16 हो गए ना टोटल नंबर ऑफ 1। तो एड्रेस लाइन यहां पर कितनी बनेगी? 16। 2 की पावर 16 अगर करेंगे तो क्या आएगा? 65,536। और ये किसके नियरेस्ट है? 64K के नियरेस्ट है। तो ये हो जाएगा करेक्ट जवाब। वेरी गुड। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग अ बिट इज मिनिमम। कह रहा है किसमें स्टोर करने की जो कीमत है वो सबसे कम आएगी। ऐसी कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जो सबसे सस्ती है, जिसमें स्टोर कर पाना काफी आसान है, काफी चीपेस्ट है? कैशे, रजिस्टर, मैग्नेटिक टेप, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? हम लोग जानते हैं कैशे और रजिस्टर क्या है? प्राइमरी मेमोरी इसको बोल सकते हैं। कैशे बहुत एक्सपेंसिव होती है, रजिस्टर भी बहुत एक्सपेंसिव होती है, लेकिन मैग्नेटिक टेप जो कि सेकेंडरी स्टोरेज है ये आपकी सस्ती में काउंट की जाएगी, चीपेस्ट स्टोरेज डिवाइस में काउंट की जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो गया मैग्नेटिक टेप। वेरी गुड। टेरा मीन्स, कह रहा है अगर हम बाइनरी नंबर्स में लिखें, जैसे होता है ना किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, उस तरीके से होता है ये किबीबाइट, मिबीबाइट। तो किबीबाइट, मिबीबाइट को बोलते हैं 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और हम लोग जानते हैं 2 की पावर 10 का मतलब किलोबाइट, 2 की पावर 20 का मतलब मेगाबाइट, 2 की पावर 30 का मतलब गीगाबाइट, 2 की पावर 40 का मतलब टेराबाइट, 2 की पावर 50 का मतलब पेटाबाइट और 2 की पावर 60 का मतलब एक्साबाइट। तो यहां पर आंसर क्या हो गया? 2 की पावर 40 दैट इज इक्वल्स टू टेराबाइट। राइट आंसर। तो टेरा का मतलब होता है 40, 2 की पावर 40 इज द राइट वन। वेरी गुड।
विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसाइड ऑलवेज इन मेन मेमोरी। कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मेन मेमोरी में रिसाइड करता है। मेन मेमोरी का मतलब प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी का मतलब रैम और रोम, और ऐसा कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो रैम या रोम में रिसाइड करता है। लोडर, लिंकर, असेंबलर या मोर देन वन ऑफ दी अबव। बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज लोडर, जो कि हमारे रैम में रिसाइड करता है प्रोग्राम्स को रैम में लोड करने के लिए। तो आंसर क्या होगा, दैट इज लोडर। रोम में भी होता है जिसको बोलते हैं बूट स्ट्रैप लोडर, जो हमारे बूटिंग के लिए मदद करता है ना, तो दैट इज कॉल्ड अ लोडर। नेक्स्ट, द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट ऑफ द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इज डैश। कह रहा है यहां पर ये जो प्रीफिक्स आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसका पोस्ट फिक्स क्या होगा। कितना सरल क्वेश्चन दिया गया है ना, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या देखना है, इनमें यूज होने वाले ऑपरेटर कौन कौन से हैं। तो आपने देखा एस्ट्रिक है, प्लस है और माइनस है। फिर आपने देखा कि इसकी जो प्रेफरेंस है वो क्या है, सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो किस ऑपरेटर की होती है, तो आपने कहा एस्ट्रिक की। फिर इसके बाद प्लस और माइनस की सेम होती है, तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे ये, क्योंकि प्लस माइनस की जो एसोसिएटिविटी है वो क्या है, लेफ्ट टू राइट। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि ऐसे कौन से ऑपरेटर हैं जिनकी प्रायोरिटी पहले आती है। तो आपको पता होना चाहिए, ब्रैकेट्स सबसे पहले सॉल्व करते हैं, फिर पावर सॉल्व करते हैं, फिर एस्ट्रिक और मल्टीप्लाई और डिवाइड सॉल्व करते हैं, फिर प्लस और माइनस सॉल्व करते हैं। अगर इनका सीक्वेंस हमें एक साथ मिलता है तो इसकी एसोसिएटिविटी हम देख लेते हैं कि ये लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, राइट टू लेफ्ट होना चाहिए, ये किस मैनर में होना चाहिए। तो बस ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले क्या आएगा, एस्ट्रिक, ये लिखा हमने क्वेश्चन, एस्ट्रिक प्लस ए बी माइनस सी डी, यही है क्वेश्चन, लिख लिया। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, एस्ट्रिक को, और एस्ट्रिक को कहां ले जाएंगे, बाद में पोस्ट फिक्स में। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले एस्ट्रिक को लेंगे फिर प्लस माइनस को लेंगे। यही तो अभी डिसाइड हुआ है ना इसके अकॉर्डिंग कि एसोसिएटिविटी सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसकी है, एस्ट्रिक की, फिर किसकी है, प्लस और माइनस की। तो हमने कहा एक काम करते हैं, इस एस्ट्रिक को बाद में ले जाते हैं। तो प्लस ए बी माइनस सी डी, एस्ट्रिक कहां चला गया, पोस्ट फिक्स यानी बाद में। अब क्या बचा, प्लस बचा और माइनस बचा। इस प्लस को भी बाद में लेकर जाना है और इस माइनस को भी बाद में लेकर जाना है। तो अगर प्लस को बाद में लेकर जाएंगे, लेकिन किसके, एस्ट्रिक के बाद नहीं, ए बी के बाद में, क्योंकि एस्ट्रिक की पोजीशन तो फिक्स हो गई, अब उसको नहीं हिलाएंगे। अब जो अंदर है उसकी पोजीशन को हिलाएंगे, यानी ए बी प्लस हो जाएगा और सी डी माइनस हो जाएगा। ए बी प्लस सी डी माइनस और एस्ट्रिक। अब जरा अगर हम इसको देखें तो क्या मिल रहा है हमें आंसर, ए बी प्लस सी डी माइनस एस्ट्रिक, यानी फर्स्ट वाला हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। क्या ये बात समझ में आई, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन। कई बार क्वेश्चन करवाया हुआ है, क्योंकि ये बीपीएससी 1.0 में भी तो पूछा गया था कि ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो इनफिक्स को पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करेगा, और आंसर क्या है, स्टैक, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट वन। तो ये तो डिट्टो क्वेश्चन वही दे दिया है जो कि 1.0 में दिया गया था। नेक्स्ट, द डेटा स्ट्रक्चर इन विच डेटा आर एडेड एट द रियर एंड डिलीटेड फ्रॉम द फ्रंट इज कॉल्ड। फ्रंट और रियर ये किस में आता है, क्यू में आता है। हम डिलीट करते हैं फ्रंट से, ऐड करते हैं रियर के साइड से। तो यहां पर आंसर क्या होगा गाइस, क्यू इज द राइट वन, दैट इज कॉल्ड व्यू। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही है, दैट इज क्यू। जहां पे आप देख सकते हैं इन क्यू और डी क्यू, डी क्यू फॉर द डिलीटिंग एंड इन क्यू फॉर द इंसर्शन पॉइंट ऑफ व्यू इन अ क्यू। जैसे क्यू होता है, और क्यू किस तरीके से बिहेव करती है, पहले आओ पहले पाओ, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, यही तो है क्यू। नेक्स्ट, क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूजेस, आ भी गया क्वेश्चन कि क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर है वो किस तरीके के मैनर को सपोर्ट करेगा, किस तरीके के सीक्वेंस को सपोर्ट करेगा, और आंसर है
पहले आओ पहले पाओ, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन नंबर ए विल बी दी राइट वन. इन क्यू डी क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज कॉल्ड क्यू डेटा स्ट्रक्चर. नेक्स्ट, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूजेस. कह रहा है जो स्टैक है ये किस नेचर का है. हम सब जानते हैं कि स्टैक की बात करें तो यहां पर इंसर्शन और डिलीशन टॉप से किया जाता है, जिसको पुश और पॉप बोलते हैं. पुश पॉप इंसर्शन डिलीशन फ्रॉम द टॉप. तो आंसर क्या होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी लिफो इज द करेक्ट वन. तो क्यू के केस में क्या होता है, फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. और स्टैक के केस में क्या होता है दोस्तों, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. पुश पॉप. वेरी गुड. द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेनेवर. कह रहा है सी प्लस प्लस की बात करें या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो कंस्ट्रक्टर को हम कॉल करते हैं कब. एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में, तभी हमारा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉल होता है. तो कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब ऑब्जेक्ट बनाया जाता है. और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. क्लास के ही इंस्टेंस को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं. वेरी गुड. ऑल मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस आर डैश बाय डिफॉल्ट. ये क्वेश्चन भी आपका बीपीएससी 1.0 में पूछा गया था कि जितने भी मेंबर्स होते हैं सी प्लस प्लस में, मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर की बात करें तो वो डिफॉल्ट कैसे होते हैं, पब्लिक. सेम क्वेश्चन पूछा था, बस थोड़ा सा बदलाव था कि वहां पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों केस पूछे थे. यहां पर इन क्वेश्चन को तोड़ दिया गया दो हिस्सों में, एक ये बनाया और एक ये बनाया. तो इन सी प्लस प्लस ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर डैश बाय डिफॉल्ट. सी प्लस प्लस में जितने भी मेंबर्स होते हैं क्लास के वो डिफॉल्ट क्या होते हैं, प्राइवेट. मेंबर्स ऑफ अ क्लास की बात करें तो हमेशा प्राइवेट होगा, और मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या होगा, पब्लिक. क्लियर है. तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, प्रीवियस बीपीएससी 1.0 में पूछा गया क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99. और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको ऑब्जेक्शन करना है क्योंकि इसका आंसर बीपीएससी के द्वारा गलत दिया गया है. क्या है, आइए देखते हैं. इन सी प्लस प्लस व्हाट डज अ क्लास होल्ड. सी प्लस प्लस में जो क्लास है वो क्या रखती है, एरे, नहीं. डेटा, जी हां. डेटा इन फंक्शन, जी हां. मोर देन वन ऑफ द अबव, यस, या नन ऑफ द अबव. अब क्योंकि ये डेटा भी रखती है, डेटा और फंक्शन दोनों रखती है, तो इसका मतलब डेटा भी सही है और डेटा इन फंक्शन भी सही है. इसका मतलब बी ऑप्शन भी सही है और सी ऑप्शन भी सही है. अगर मोर देन वन ऑफ द अबव नहीं होता तो आंसर हो जाता डेटा इन फंक्शन, क्योंकि इसमें बी भी आ गया डेटा इन फंक्शन में. क्योंकि यहां पर दिया हुआ है मोर देन वन ऑफ द अबव, तो इसका मतलब एक से ज्यादा. डेटा भी सही है और डेटा और फंक्शन भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट वन. लेकिन बीपीएससी ने जो सही माना है वो क्या माना है, सी वाला, डेटा इन फंक्शन. वो भूल गए कि यहां पर मोर देन वन ऑफ द अबव भी तो गिवन है. तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यही वाला आंसर होना चाहिए, क्योंकि फिर बी भी सही है और सी वाला भी सही है. तो 99 का सी इन्होंने दिया है जो कि गलत है. 99 का डी होना चाहिए जो कि बिल्कुल सही है. क्या ये बात समझ में आ गई. तो ग्रीन वाला इन्होंने दिया है जो गलत है, और रेड वाला होना चाहिए जो कि सही है. तो इस पे ऑब्जेक्शन तो बनता है बॉस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100. द नंबर ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर इन क्लास ऑफ सी प्लस प्लस. रट गया होगा आपको ये क्वेश्चन, तो कितनी बार आपको टेस्ट में भी हमने करवाया है. हर बार टेस्ट में ये क्वेश्चन हम देते ही देते थे, क्योंकि दिस इज दी वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. हम जानते हैं कि सी प्लस प्लस में जो नंबर ऑफ स्पेसिफायर्स हैं या एक्सेस स्पेसिफायर हैं, ये तीन होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड. तो करेक्ट आंसर होगा 3, दैट इज पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड. तो तीन हमारे क्या हैं, एक्सेस स्पेसिफायर. वेरी गुड. Which of the following is used to define the member of a class externally in C++? Again आसान सा क्वेश्चन.
सी प्लस प्लस में मेंबर ऑफ क्लास को एक्सटर्नली अगर हमें डिफाइन करना है तो हम किसका यूज करेंगे? करेक्ट आंसर है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का, इस ऑपरेटर का। तो ये जो ऑपरेटर है जिसमें डबल कॉलन का साइन आपको दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो इसका यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, विच कॉन्सेप्ट ऑफ सी प्लस प्लस इज यूज टू रीयूज द रिटर्न कोड? सी प्लस प्लस हम जानते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मेन बात क्या है कि उसमें कोड को रीयूज करना होगा। बार बार हमने कोड को बना के रख लिया और अब उसको किसी भी प्रोग्रामिंग में हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। इसी को तो बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिससे समय भी बच जाए, जल्दी डेवलपमेंट भी हो जाए और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स को बहुत जल्दी डेवलप कर पाए। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो उसमें पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है, इनहेरिटेंस भी होता है, इनकैप्सुलेट करना भी होता है। लेकिन रीयूज करना कोड को, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इनहेरिट। जहां पेरेंट की बात होती है, चाइल्ड की बात होती है, बेस क्लास की बात होती है, पेरेंट क्लास की बात होती है, उसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस, है ना। जैसे जो पापा है या मम्मी है उनकी क्वालिटीज किस में आती हैं? बच्चे में, और इसको क्या बोलते हैं? इनहेरिट करना। पापा पे गया है, मम्मी पे गया है ना, ऐसे टर्म्स यूज करते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रेगमेंट? कह रहा है ये प्रोग्राम दिया हुआ है बड़ा आसान सा, इसका आउटपुट बताइए क्या होगा। int I is equals to 10, void main int I is equals to 20, int I is equals to 30, printf %d I और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर I। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसका प्रेसिडेंस क्या है? हाई है। तो इसका मतलब पहले क्या आ जाएगा? I की वैल्यू 30 आ जाएगी, फिर उसके बाद I आ जाएगा, फिर उसकी वैल्यू क्या है? 20। यानी इस केस में जो आपका आंसर बनेगा वो पहले क्या दिया हुआ था? 30, ऊपर I की वैल्यू आपकी क्या गिवन है? 10। तो आंसर क्या आ गया? 30, 10। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होगी वो स्कोप रेजोल्यूशन उठाएगा, 30 दे देगा। फिर पहले वाली वैल्यू जो इंट की डिक्लेयर की गई है वो I में डिक्लेयर होगी, %d में। %d का मतलब इंटीजर वैल्यू, और इंटीजर कौन सी है इसमें? 10। यानी 20 को ये निग्लेक्ट करेगा, तो आंसर क्या आएगा? 30, 10। वेरी इजी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस। कह रहा है सी प्लस प्लस में जो इनलाइन फंक्शन का प्रयोग करते हैं इसका मकसद क्या है? हम लोग सब जानते हैं कि सी प्लस प्लस में जो इनलाइन फंक्शन है इसकी मदद से जो एग्जीक्यूशन है या कंपाइलेशन का जो समय है ये फास्ट हो जाता है। कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन दोनों फास्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ इनलाइन फंक्शन। तो आंसर क्या होगा? इट स्पीड अप द एग्जीक्यूशन, इट स्लोज डाउन द एग्जीक्यूशन नहीं, इट डिक्रीजेस द कोड साइज नहीं, मोर देन वन ऑफ द अबव भी नहीं, क्योंकि आंसर है इट स्पीड अप द एग्जीक्यूशन। ये क्या करता है? जो इनलाइन फंक्शन है इसका काम क्या है? ऑप्टिमाइज द कोड एग्जीक्यूशन बाय रिड्यूसिंग द फंक्शन कॉल ओवरहेड। ये फंक्शन कॉल ओवरहेड को कम करता है, जिसकी मदद से जो आपका कंपाइलेशन है, जो एग्जीक्यूशन है, उसका समय क्या हो जाता है? स्पीड अप हो जाता है, जल्दी हो जाता है। वेरी गुड। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग? एक और यहां पर प्रोग्रामिंग के सेंस में क्वेश्चन मिलता हुआ, int a is equals to 5, सी आउट फर्स्ट, शिफ्ट ऑपरेटर का यूज किया गया है, ए शिफ्ट ऑपरेटर 2, शिफ्ट ऑपरेटर सेकंड। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ए की वैल्यू दी हुई है 5। सबसे पहला काम क्या है? आपको यह देखना कि ए की वैल्यू 5, इसको बाइनरी नंबर में कैसे लिखेंगे। तो 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ये जितने बिट का होगा उसमें 2 शिफ्ट क्या करेंगे? शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड से, और आंसर आ जाएगा। आइए इसको करके बताते हैं कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। आंसर है इसका फर्स्ट 22, यानी बी इज द राइट वन। कैसे करेंगे? हैव अ लुक। सबसे पहले दिया हुआ है क्या? ए लेफ्ट शिफ्ट 2, लेफ्ट शिफ्ट ऑफ द बिट इन अ बाइट 2 पोजीशंस। कह रहा है यहां पर हमें क्या करना है?
ए को 2 पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट करना है। ए लेफ्ट शिफ्ट टू का मतलब क्या है? लेफ्ट शिफ्ट ऑफ द बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट करो इन ए, यानी ए में जो बिट्स हैं उसको क्या करो? लेफ्ट शिफ्ट करो। कितने पोजीशन? 2 पोजीशन। कैसे लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 2 पोजीशन? आइए बताएंगे, लेकिन पहले इसका मतलब समझो। ए लेफ्ट शिफ्ट ऑफ द बिट इन बाई 2 पोजीशन। कह रहा है ए की जो वैल्यू है इसको 2 पोजीशन क्या करो? लेफ्ट शिफ्ट करो। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 5 गिवन है। 5 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 101 124 की कॉन्सेप्ट से किसको जोड़ें कि 5 आ जाए? तो आप जानते हैं 1 और 4 को जोड़ने पर क्या आएगा? 5, बाकी जगह पर 0, तो क्या आ गया? 101। तो ए 5 की जब आपने बाइनरी नंबर कैलकुलेट किया तो ये मिल गया 101। अब 101 में क्या करना है आपको? ये ए की वैल्यू है। ऊपर कह रहा था लेफ्ट शिफ्ट ऑफ द बिट इन ए बाई 2 पोजीशन। 2 पोजीशन पर 00 ऐड कर दीजिए, यानी 101 को लेफ्ट कर दो और राइट में 2 0 ऐड कर दो। यही तो कह रहा है। क्या कह रहा है? ये जो 101 है इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दो। लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, अब ऐड कर दो 2 पोजीशंस राइट में, तो यानी टोटल कितने बिट में हो जाएगी? 5 बिट में। 00 ऐड कर दो तो 10100। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये एक बाइनरी नंबर है 10100। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 20। 1 2 4 8 16 16 और 4 कितना हो गया? 20। तो आंसर क्या आ गया? 20। बाइनरी नंबर को किसमें कन्वर्ट कर लिया? डेसिमल में। क्या आ गया? 20। तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट 20 सेकेंड की यहां पर बात हो रही है। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी तो ही कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, है ना। गेट में तो ये बहुत बार पूछते हैं, केवीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, है तो फेमस क्वेश्चन। नेक्स्ट 106 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें अगेन गलती है और इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन करना है। क्या है ये क्वेश्चन? सी आउट। हम जानते हैं सी प्लस प्लस में सी आउट का यूज करते हैं, सी इन का यूज करते हैं इनपुट के लिए, सी आउट का यूज करते हैं आउटपुट के लिए। सी आउट इन सी प्लस प्लस स्टैंड्स फॉर, क्या होगा इसका फुल फॉर्म सी आउट का? हम सब जानते हैं दैट इज स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर आउटपुट। सी का मतलब क्या होता है? कंसोल या फिर कैरेक्टर। यहां पर क्या कैरेक्टर दिया है? जी हां, यानी करेक्ट आंसर होना चाहिए था बी, लेकिन इन्होंने जो करेक्ट आंसर दिया है वो क्या दिया है? सी, यानी कॉमन आउटपुट, जो कि पूरी तरीके से क्या है? गलत है। तो इसका मतलब सी वाला हमारा गलत है, बी होना चाहिए सही जवाब, और ये ऑब्जेक्शन का हकदार बनता है, यानी इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन आपको लगाना है। क्लियर है? वेरी गुड। 107 नंबर का क्वेश्चन, इस पे आते हैं। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कलेक्शन ऑफ लाइंस, ग्रुप ऑफ लाइंस, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, क्या है? सॉफ्टवेयर ही तो है, प्रोग्राम ही तो है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट वन। आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ। कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर है, उसमें क्या क्या आएगा? सिस्टम फ्लो चार्ट, प्रोग्राम फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो कंप्यूटर के प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो उसमें बात करते हैं एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो एल्गोरिथम रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द टोपोलॉजी विद हाईएस्ट रिलायबिलिटीज। टोपोलॉजी क्या होता है? फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क। नेटवर्क में कंप्यूटर्स को कैसे अरेंज किया जाए, इसी को बोलते हैं टोपोलॉजी। और सबसे ज्यादा विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी है? रिलायबल कौन सी है? हम लोग सब जानते हैं रिलायबल है हमारी मैश टोपोलॉजी। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज मैश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। वेरी गुड। end-to-end connectivity is provided from host to host in which layer? OSI मॉडल में end-to-end कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है?
ट्रांसपोर्ट लेयर की, जिसको हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल भी बोलते हैं। तो पूरा ओएसआई मॉडल किस पर डिपेंडेंट है? ट्रांसपोर्ट लेयर पर, क्योंकि यहीं पर तो हम बात करते हैं टीसीपी की, यूडीपी की। तो टीसीपी कैसी प्रोटोकॉल है? कनेक्शन ओरिएंटेड। यूडीपी कैसी प्रोटोकॉल है? कनेक्शन लेस। तो आंसर क्या होगा? एंड टू एंड कनेक्टिविटी के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर इज द राइट वन। वेरी गुड। द डैश मेजर्स द नंबर ऑफ लॉस्ट और गार्बल्ड मैसेजेस एज अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सेंट इन द सैंपलिंग पीरियड। कह रहा है अगर हमें नापना है लॉस्ट और गार्बल्ड मैसेजेस को, वो मैसेजेस जो कि लॉस हो चुके हैं, एज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सेंट इन द सैंपलिंग पीरियड, जितने टोटल मैसेजेस भेजे गए और कितने लॉस हुए, अगर इनके पैमाने को नापना है, पैरामीटर को मेजर करना है, तो किसका यूज करेंगे? रेसिडुअल एरर रेट का यूज करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट, a high speed communication equipment typically would not needed for। कह रहा है हाई स्पीड कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ज्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। किस तरीके के कम्युनिकेशन में? ईमेल में, ट्रांसफरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, सपोर्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन नोड्स इन अ लैन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ईमेल में हमें ज्यादा हाई तरीके के कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक मॉडरेट लेवल के कनेक्शन पर भी मैसेजेस हमारे चले जाते हैं एसएमटीपी के थ्रू, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ईमेल इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, अ डैश टोपोलॉजी यूजेस अ सिंगल कनेक्शन टू कनेक्ट ऑल डिवाइसेस टुगेदर। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें सभी डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट किया जाता है एक कनेक्शन के थ्रू? तो आंसर है बस टोपोलॉजी। एक केबल से सारी नोड्स को कनेक्ट कर देते हैं, चाहे वो प्रिंटर हो, सिस्टम हो, सर्वर हो, राउटर हो, कोई भी डिवाइस हो, उसको हम सब कनेक्ट करते हैं किसके थ्रू? एक पर्टिकुलर केबल के थ्रू, जिसे कोएक्सियल केबल बोलते हैं। तो ज्यादातर यहां पर जो केबल यूज होती है वो कैसी होती है? कोएक्सियल नेचर की होती है ना? क्या दूसरे नेचर की भी हो सकती है? जी हां, हम इसको ट्विस्टेड पेयर केबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन केबल एक ही होगी। तो आंसर क्या हो गया? दैट इज बस टोपोलॉजी। वेरी गुड। अ डैश इज यूज्ड टू कनेक्ट नेटवर्किंग डिवाइसेस दैट आर इन अ वेरी क्लोज ज्योग्राफिक एरिया विच एज अ फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। कितना आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है नेटवर्किंग डिवाइस का नाम बताइए दैट आर इन अ वेरी क्लोज ज्योग्राफिक एरिया, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है एक क्लोज ज्योग्राफिक एरिया में, जैसे बिल्डिंग, ऑफिस, फ्लोर, और ये सब किसमें काउंट आता है? लोकल एरिया नेटवर्क में। तो इस तरीके के नेटवर्क को क्या बोलेंगे? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क इज द राइट वन। नेक्स्ट, इन कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट इज द साइज ऑफ आईपी एड्रेस इन IPv4? मैंने बताया था IPv4, IPv6 और मैक एड्रेस, इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा, और मैंने कहा था कि ये तीनों ही आ सकते हैं, है ना? और वही हुआ, IPv4 भी पूछ लिया और इन्होंने मैक एड्रेस भी पूछ लिया। तो आप सब जानते हैं IPv4 32 बिट का होता है, तो करेक्ट आंसर है 32 बिट। वहीं क्वेश्चन नंबर 116 में पूछा गया मैक एड्रेस, व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस इन कंप्यूटर नेटवर्क? मैक एड्रेस कहां होता है? NIC कार्ड के ऊपर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर। मैक एड्रेस की बात करें तो ये कितने बिट का होता है? और हम लोग सब जानते हैं मैक एड्रेस को ईथरनेट एड्रेस भी बोलते हैं, जो कि 48 बिट का होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 48 बिट। और IPv6 128 बिट का। यस, वेरी गुड। व्हाट इज द नेम गिवन टू द एक्ट ऑफ गेनिंग इलीगल एंट्री टू कंप्यूटर फाइल्स थ्रू रिमोट टर्मिनल्स और माइक्रो कंप्यूटर्स? कह रहा है नाम बताइए, गेन करना है क्या? इलीगल एंट्री ऑफ कंप्यूटर फाइल्स, फाइल्स को इलीगल तरीके से चुराना थ्रू रिमोट टर्मिनल्स, रिमोट टर्मिनल्स की मदद से। क्या बोलेंगे? हैकिंग, डिकोडिंग, बीटिंग द सिस्टम, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है दिस एक्ट इज कॉल्ड हैकिंग, जहां पर हम सामने वाले के कंप्यूटर में फाइल्स को चुराते हैं और उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। दैट एक्ट इज कॉल्ड हैकिंग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 118, 118, जिसमें अगेन ऑब्जेक्शन है, यानी इसका आंसर भी
बीपीएससी ने गलत दिया है। आइए देखते हैं। अ कंप्यूटर वायरस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच हैज द एसेंशियल एबिलिटी टू। एक वायरस की जो योग्यता है, जो एबिलिटी है, वो क्या है? डैमेज डेटा। क्या वायरस डेटा को नुकसान पहुंचाता है, डैमेज करता है? जी हां। क्या डैमेज प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम को डैमेज करता है? जी हां। सॉफ्टवेयर को भी डैमेज करता है। क्लोन इटसेल्फ, क्या अपनी क्लोन बनाता है, रेप्लिका क्रिएट करता है? जी हां, क्लोन भी बनाता है। मोर देन वन ऑफ द अबव, यस, यानी करेक्ट आंसर है मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी डी इज द राइट आंसर। लेकिन इन्होंने जो आंसर दिया है वो क्या है? सी, मात्र क्लोन इटसेल्फ, जो कि गलत जवाब है। तो रेड वाले बिल्कुल सही हैं, मोर देन वन ऑफ द अबव, जिनको हमने रेड बॉक्स में रखा है वही आंसर आपके सही हैं। इन्होंने क्या माना है? सी, क्लोन इटसेल्फ। क्या डैमेज नहीं करता डेटा को वायरस? करता है ना। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, नाम ही कह रहा है कि आपकी क्रूशियल इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है? सीज कर रहा है, गलत हाथों में भेज रहा है। डैमेज डेटा, डैमेज प्रोग्राम यानी डैमेज सॉफ्टवेयर, ये भी सही है। और क्लोन इटसेल्फ, ये भी सही है। यानी आंसर होना चाहिए मोर देन वन ऑफ द अबव, राइट। नेक्स्ट, कॉपीइंग कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर विदाउट द परमिशन ऑफ इट्स ऑथर इज कॉल्ड। बिना ऑथर की परमिशन के किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को कॉपी करना, यह क्या है? अपराध है, क्राइम है, साइबर क्राइम। और इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी। ये सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंतर्गत आता है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, वेरी इजी। अ हार्ड डिस्क बिकम टोटली इनएक्सेसिबल व्हेन अ कंप्यूटर वायरस करप्ट। कह रहा है जो हार्ड डिस्क होती है उसे हम एक्सेस नहीं कर पाते, इनएक्सेसिबल हो जाती है। कब? जब कंप्यूटर वायरस करप्ट करता है किसको? पार्टीशन टेबल को, फाइल एलोकेशन टेबल को, रूट डायरेक्टरी को, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है पार्टीशनिंग को। जब भी पार्टीशनिंग के टेबल में एरर आएगी उस समय क्या होगा? हम हार्ड डिस्क को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, टोटली इनएक्सेसिबल हो जाएगी। जब हम पार्टीशंस क्रिएट करते हैं उस समय भी तो हम हार्ड डिस्क को एक्सेस नहीं कर सकते ना। सेम, पार्टीशन टेबल इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 121, एन एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज कॉल्ड। कितने टेबल की बात हो रही है? दो टेबल। एक में प्राइमरी की है तो दूसरे टेबल में वो क्या होगी? फॉरेन की। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना। इतने आसान आसान भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं जो कि है ना, उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि इतने आसान पूछ लेंगे, लेकिन बढ़िया है। लेकिन अगर यहां भी आपने गलतियां ज्यादा करी हैं, है ना, तो मेरिट तो ज्यादा जाएगी इस बार। 60+ क्वेश्चंस कंप्यूटर में सही होने थे आपके। इफ एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, देन द रिलेशन विल बी। कह रहा है नॉन की एट्रीब्यूट जो कि पूरे तरीके से डिपेंडेंट है किस पर? प्राइमरी की पर। अगर प्राइमरी की पर वो डिपेंडेंट है तो इसका मतलब 1NF तो उसमें होगा, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2NF को। तो यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया? सेकेंड नॉर्मल फॉर्म 2NF इज द राइट वन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 123, अगेन इस पर भी ऑब्जेक्शन आपको करना है। इतना सरल सा क्वेश्चन और इसका आंसर भी गलत दिया गया है आंसर की में। आइए देखते हैं। कह रहा है इन रिलेशनल डेटाबेस द डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज इन ईच कॉलम ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड। रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो हम सब जानते हैं, रोज को टपल बोलते हैं, कॉलम्स को एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्या कह रहा है? वैल्यूज इन ईच कॉलम ऑफ अ टेबल। कॉलम ऑफ अ टेबल का मतलब एट्रीब्यूट, यानी आंसर क्या होना चाहिए? ए। लेकिन इन्होंने दिया क्या है? डोमेन 123 का बी, जो कि पूरे तरीके से क्या है? गलत है। ऑब्जेक्शन तो बनता है बॉस क्लियर कट तरीके से। रोज क्या है? टपल्स। कॉलम्स क्या है? एट्रीब्यूट। ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यानी आंसर क्या होगा? ए। इन्होंने क्या दिया है? बी, जिस पर ऑब्जेक्शन बनेगा बी गलत है, ए सही है। नेक्स्ट, इन रिलेशनल डेटाबेस द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड द डैश ऑफ द रिलेशन। कह रहा है किसी भी रिलेशनल डेटाबेस में जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, जो नंबर ऑफ रोज हैं ना, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, किसी भी रिलेशन में वो क्या डिफाइन करते हैं? डिग्री।
हम जानते हैं अगर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स की बात होगी, नंबर ऑफ कॉलम्स की बात होगी, तो ये क्या है, ये डिग्री को ही रिप्रेजेंट करता है। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू चेंज द एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ वन और मोर रोज इन अ टेबल। टेबल में पहले से कोई एंट्रीज हैं, उन एंट्रीज को आपको क्या करना है, चेंज करना है। और चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे ना। डेटाबेस को क्या किया जाता है, एड्रेस में कोई बदलाव आ गया अपडेट कर देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर में कोई चेंजेस आ गए अपडेट कर देंगे। तो आंसर क्या होगा, अपडेट कमांड। वेरी गुड। टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड। हम सब जानते हैं ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, रिट्रीव इंफॉर्मेशन या डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। दो ही तरीका है इस क्वेश्चन को पूछने का, कि इंफॉर्मेशन को रिट्रीव पूछें तो भी सिलेक्ट होगा, और इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले पूछें तो भी सिलेक्ट होगा एसक्यूएल में। क्योंकि एसक्यूएल में क्या होता है, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग, और सिलेक्ट की मदद से ही हम क्या करते हैं, डेटाबेस में स्टोर किए गए एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, रीड करते हैं, और रीड करने या रिट्रीव करने के लिए सिलेक्ट का यूज करते हैं। यस, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। अगर हमें मॉडिफाई करना है किसको, स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल को। स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल को क्या बोलते हैं, स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, टेबल के स्ट्रक्चर को ही तो हम स्कीमा बोलते हैं। और अगर हमें स्कीमा में चेंजेस करने हैं तो हम किसका यूज करेंगे, ऑल्टर का। अगर हमें डेटा में बदलाव करना है एग्जिस्टिंग डेटा में तो हम क्या करेंगे, अपडेट। स्ट्रक्चर में चेंज करना है क्या करेंगे, ऑल्टर। बहुत सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा फ्रॉम अ टेबल बेस्ड ऑन सर्टेन पैटर्न। एक सर्टेन पैटर्न पर अगर हमें क्या करना है, कीवर्ड के द्वारा अगर मैच करके हमें डिस्प्ले करना है डेटा को, तो किसका यूज करेंगे, लाइक का। परसेंटेज के साथ में इसका यूज करते हैं कि शुरुआत ए से हो रही है, कि एंड ए से हो रहा है, कि बीच में कौन सा वर्ड है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने इस तरीके में। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन पूछ लिया हम लोग ने, तो बहुत टिपिकल क्वेश्चंस पढ़े थे इससे रिलेटेड। यस, नेक्स्ट। डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन इन अ रिलेशनल डेटाबेस आर 4 and 3 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है डिग्री कितनी है, 4, कार्डिनलिटी कितनी है, 3। इफ 3 एट्रीब्यूट्स एंड 4 टपल्स आर एडेड। अगर इसमें क्या किए जाए, 3 एट्रीब्यूट्स यानी 3 कॉलम्स को जोड़ दिया जाए और 4 रोज को जोड़ दिया जाए, 4 टपल्स को जोड़ दिया जाए, आर एडेड टू द रिलेशन, व्हाट विल बी इट्स न्यू कार्डिनलिटी एंड डिग्री। ओरल दिख रहा है, 4 + 3 3 + 4 क्या हो जाएगा, 7,7, यानी आंसर इज बी। एक बार फिर से देखो, जरा समझो इस क्वेश्चन को। डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन इन अ रिलेशनल डेटाबेस। एक रिलेशन में डिग्री क्या होती है, कॉलम। कार्डिनलिटी किसको बोलते हैं, रोज। डिग्री यानी कॉलम, कार्डिनलिटी मतलब रो। डिग्री कितनी गिवन है, 4, और यहां पर जो आपकी कार्डिनलिटी है वो कितनी है, 3। अब क्या ऐड करने के लिए कह रहा है, 3 एट्रीब्यूट्स एंड 4 टपल्स। 3 क्या है, 3 एट्रीब्यूट है, यानी कॉलम कितने हैं, 3, ऐड कर दो। और टपल्स कितनी है, रोज कितनी है, 4, ऐड कर दो। क्या इस पर करना है कोई विचार, बिल्कुल नहीं। बहुत आसान सा क्वेश्चन। 4 + 3 7 और 3 + 4 7। हम 7 7 हैं, तो आंसर क्या हो गया, दैट इज 7,7। वेरी गुड। विच एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू रिमूव अ टेबल फ्रॉम अ डेटाबेस। अगर हमें किसी टेबल को रिमूव करना है डेटाबेस में से, कौन सा एसक्यूएल कमांड हम यूज करेंगे टू रिमूव अ टेबल फ्रॉम अ डेटाबेस। अगर हम टेबल को डिलीट कर देंगे तो क्या पूरा डेटाबेस हमारा डिलीट हो जाएगा, जी हां। और पूरे टेबल को डिलीट करने का मतलब स्वाहा, और स्वाहा करने का मतलब ड्रॉप। तो करेक्ट आंसर क्या है, ड्रॉप। ऐसे ही याद करवाया था कि जब पूरा डेटाबेस हमारा डिलीट हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, इसका मतलब स्वाहा हो गया, और स्वाहा का मतलब क्या है, ड्रॉप। यस, वेरी गुड। द रजिस्टर दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। बताइए, बहुत बार करवाया हुआ क्वेश्चन। वो कौन सा रजिस्टर है
जो एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है? द आंसर इज प्रोग्राम काउंटर। द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, आगे वाले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करके रखना, दैट इज कॉल्ड अ प्रोग्राम काउंटर। द रजिस्टर दैट कंटेन द इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड, बात किसकी हो रही है? इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने की, और इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कौन करेगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर करेगा। वेरी सिंपल। द रजिस्टर विच होल्ड द एड्रेस ऑफ द लोकेशन ऑफ मेमोरी, जो मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को होल्ड करके रखे, टू एंड फ्रॉम विच डेटा आर टू बी ट्रांसफर्ड, और कौन सा डेटा ट्रांसफर करना है ये डिसीजन ले। क्या होगा दोस्तों आंसर? अगर हम लोग बात करेंगे एड्रेस की, तो आंसर क्या होगा? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसको MAR भी बोलते हैं। मेमोरी बफर रजिस्टर क्या होता है? जो डेटा को होल्ड करके रखता है, जो एड्रेस को होल्ड करके रखे वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, और जो बफर यानी डेटा को होल्ड करके रखे वो मेमोरी बफर रजिस्टर, और जो इंडेक्सिंग मेंटेन करे वो इंडेक्स रजिस्टर, है ना। बहुत सारे तरीके के रजिस्टर पढ़े थे हम लोगों ने, सारे के सारे 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए रजिस्टर से। बहुत बढ़िया। अ स्टोरेज डिवाइस यूज्ड टू कंपनसेट द डिफरेंस इन फ्लो ऑफ डेटा इज नोन एज, बताइए। कह रहा है वो स्टोरेज डिवाइस जो कंपनसेट करती है डिफरेंस, किसके डिफरेंस को? स्पीड को। आपके कंप्यूटर की स्पीड और इंटरनेट की स्पीड को मिसमैच जो हो रहा है उसको मैच करने के लिए किसका यूज होता है? बफर मेमोरी का। बफर मेमोरी का मतलब दिस इज कॉल्ड बफर, यानी सी इज द करेक्ट वन। मिसमैच या कंपनसेट जैसे शब्द आएंगे तो आंसर क्या बनेगा? बफर ही तो बनेगा। यही तो मिसमैच को मैनेज करती है। कंप्यूटर की स्पीड आपकी कम है, इंटरनेट की ज्यादा है, ये मिसमैच है, कैसे मैनेज करा जाएगा? बफर के द्वारा। और बफर मेमोरी का मेन काम क्या होता है? जब तक कोई भी डेटा आपका डाउनलोड हो रहा होता है, तब डाउनलोडिंग के दौरान जब तक पूरा वो डाउनलोड नहीं हो जाता, तब तक वो बफर मेमोरी में रहता है ना। यही तो कॉन्सेप्ट है बफर का। वेरी गुड। मेमोरी इन विच एनी लोकेशन कैन बी रीच्ड इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस इज कॉल्ड। कह रहे मेमोरी इन विच, वो मेमोरी जिसमें कोई भी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम पर, एक्सेस कर सकते हैं रैंडम फैक्शन में। अगर रैंडमली यानी कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में। स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस, सिर्फ उसके एड्रेस को मेंशन करके हम किसी भी डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। इसका मतलब रैंडम एक्सेस की बात हो रही है, और रैंडम एक्सेस की बात होगी तो आंसर क्या होगा? रैम इज द करेक्ट आंसर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, if x567 base 8 plus 2yx5 base 8 is equals to 71yx base 8, then the value of x and y are, क्या होगी इसकी वैल्यू? डिट्टो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है गेट लेवल के एग्जामिनेशंस में, और पूरा का पूरा वहां से कॉपी पेस्ट किया गया है इस क्वेश्चन को। करेक्ट आंसर क्या होगा? 4:3। कैसे सॉल्व किया जाएगा? थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन आसान सा क्वेश्चन है। तो अगर वो जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये चुटकियों का होगा, क्योंकि वहां पे रिपीट किया गया क्वेश्चन है, उनको तो आंसर याद भी होता है कि 4:3 ही करेक्ट होगा, है ना। तो आसान सा है। कैसे करेंगे? नेक्स्ट वाले सेशंस में हम उन क्वेश्चंस को लेकर आएंगे जो कि थोड़े टिपिकल थे और जिनको आप सॉल्व नहीं कर पाए, इनके कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ में। द रेंज ऑफ द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इज, कह रहा है 2's कॉम्प्लीमेंट को 8 बिट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यही तो कह रहा है। इसकी रेंज बताइए। रेंज ऑफ द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या है? पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर 1 ऐड कर देंगे। 1's कॉम्प्लीमेंट में जब हम 1 ऐड करते हैं तो बन जाता है 2's कॉम्प्लीमेंट, और इसकी जो रेंज है वो कितनी है? -128 से +127 की, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इफ 11x1y8 is equals to 12c9 16, then the value of x and y are, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन जैसे अभी आपने पहले देखा। करेक्ट आंसर है 3,1। ये भी थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका लेंथी है ना, लेकिन किया जा सकता था।
इसका भी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट सेशन में बताएंगे एक साथ, क्योंकि ये थोड़े से टिपिकल लेवल के क्वेश्चंस हैं। इनमें आपको LHS और RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज को कन्वर्ट करना होगा। इधर दिया है ऑक्टल और इधर दिया है हेक्साडेसिमल, तो ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन आपको आना चाहिए, प्लस इसको कन्वर्ट करने का बहुत सरल सा तरीका है। अगर आपको ये कन्वर्जन आता होगा तो आपने कर लिया होगा, कन्वर्जन नहीं आता होगा तो दिक्कत हुई होगी, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन यहां पर ज्यादा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 बिट नंबर्स इक्वल टू इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 4 बिट नंबर, 2 कॉम्प्लीमेंट, 2 कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो क्या होगा इसका आंसर 1,000,000 0000 से लेकर जो रेंज होती है वो कितनी होती है 1,000,000 से। तो आंसर क्या होगा इसमें हमें मिल गया 1,000,000, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर 4 बिट नंबर फॉर 2's कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, अगेन एक टिपिकल क्वेश्चन भी है यहां पर, है ना, अगेन ये भी गेट लेवल का क्वेश्चन है। The number of ones in the binary representation of the value of the decimal expression of this and so on, और इसका करेक्ट आंसर है 9। कैसे कैलकुलेट करेंगे अगले सेशन में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में इस तरीके के क्वेश्चंस को, क्योंकि यहां पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है ना, अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा। डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में, जहां पर कंप्लीट उन क्वेश्चंस को भी हम डील करेंगे जो थोड़े से टफेस्ट हैं, या इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, एटलीस्ट आपके पास में सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट, द बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन अलजेब्रा से मैंने कहा था बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और वही हुए। 8 से 10 क्वेश्चन बुलियन एक्सप्रेशन से पूछे गए, है ना, जहां पर आपको जितने भी लॉज हैं आपकी वो याद होने चाहिए। डी मॉर्गन्स लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, सारे लॉज अगर आपको याद होंगे तो ही आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, सॉल्व करके, इक्वेशन को मैनेज करके। तो द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ x प्लस एक्स बार वाई किसके बराबर है, x प्लस वाई के। बुलियन एक्सप्रेशन ab प्लस ए बी बार प्लस ए बार सी प्लस ए सी, ये किसके बराबर है, b के बराबर। द बुलियन एक्सप्रेशन a प्लस बी सी इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर है, a प्लस बी ए प्लस सी के बराबर। अगेन लॉस का यूज करते हुए आंसर देना है। द बुलियन एक्सप्रेशन x प्लस एक्स वाई विल बी इक्वल टू हूं, विल बी इक्वल टू x, यानी a का फर्स्ट वन इज द राइट वन। द बुलियन एक्सप्रेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, करेक्ट आंसर है इक्वल्स टू x, यानी a इज द करेक्ट आंसर। इफ x इज अ बुलियन वेरिएबल देन x बार का होल बार का होल बार का होल बार विल बी इक्वल्स टू x, यानी अगर 4 बार बार होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बार आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं और आंसर आपका क्या आ जाएगा, दैट इज x। In two-valued Boolean algebra, the maximum number of Boolean function for two variable will be, कितना आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है जो बुलियन अलजेब्रा है इसकी जो ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल में जो इनपुट्स हैं वो 2 हैं। 2 का मतलब 0 या 1, यही तो होंगे। 2 इनपुट्स क्या हो सकते हैं, 0 1। इसका मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन और 2 वेरिएबल्स विल बी, कितनी पॉसिबिलिटीज है मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलियन फंक्शंस की, तो 2 की पावर 2 की पावर n, यानी इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2n, 2n नहीं, 2 की पावर 2 की पावर n, दैट इज द राइट वे टू रिप्रेजेंट द सेम। अगर 2 की पावर 2 की पावर n है तो पहले हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए। n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 वैल्यूड बुलियन अलजेब्रा यानी 2। 2 की पावर n मतलब n की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा 4 और 2 की पावर 4 हो जाएगा आपका 16, यानी करेक्ट आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी 16। करवाया हुआ क्वेश्चन है, 2-3 बार आपको टेस्ट में ये क्वेश्चन दिया था, याद करिए, आपको पता होगा। अगर आप कोर्स से कनेक्टेड होंगे तो आपने इस क्वेश्चन को एज इट इज 2-3 बार तो किया ही होगा टेस्ट में। यस, कॉन्सेप्ट में भी करवाया था और जो लास्ट टाइम पर जो मॉक टेस्ट लिए थे उसमें भी करवाया था। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन ऑफ बुलियन फंक्शन, बताइए क्या है, बुलियन फंक्शन का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, f इज इक्वल टू सी प्लस ए बार बी, दैट इज द राइट वे। अगेन लॉस का यूज करते हुए आपको इसको फाइंड आउट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, बच्चों वाला क्वेश्चन। 2 गेट आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं, नैंड और नॉर।
क्या नैंड दिया हुआ है? जी हाँ। क्या नॉर दिया हुआ है? जी नहीं। यानी करेक्ट आंसर हो गया एन एंड या नैंड गेट। और आखिरी क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट बूलियन फंक्शन f इज इक्वल्स टू एक्स बार वाई प्लस एक्स बार बाई एक्स वाई बार इज। कितने नैंड गेट आप बना सकते हैं इस पार्टिकुलर बूलियन फंक्शन से? और करेक्ट आंसर है 4। 4 नैंड गेट्स इसके द्वारा क्रिएट किए जा सकते हैं। तो ये हो गए आपके 150 क्वेश्चन का डिस्कशन। कंक्लूजन क्या निकल के आया इस डिस्कशन से? कि हाँ, पेपर का लेवल नो डाउट इजी, मॉडरेट और टफ था, जहां पर 10-15 क्वेश्चन टफ आपको लग सकते हैं। बूलियन अलजेब्रा की बात करें या नॉर्मल कैलकुलेशन की बात करें, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा प्रेशर होता है और क्वेश्चंस को एकदम से समझ के सॉल्व करना, है ना, उस प्रेशर में बहुत आसान नहीं होता। लेकिन आउट ऑफ 80 60 क्वेश्चंस आप करेक्ट कर सकते थे। 20 क्वेश्चंस को अगर हम छोड़ दें कि आपने चलो गलत कर दिया आते हुए क्वेश्चंस को भी, लेकिन फिर भी 60 प्लस स्कोर किया जा सकता था आउट ऑफ 80। ये बात आप भी मान रहे होंगे। बताइएगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने सही किए आउट ऑफ 80। ऑब्जेक्शंस की बात कर लेते हैं। तो यहां पर हमने ये देखा कि सेट ए की अगर बात करें तो 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पे क्लियर कट ऑब्जेक्शन बनता है। क्लियर कट ऑब्जेक्शन क्वेश्चन 99, 106, 118 और 123, ये आपके 123 नंबर का क्वेश्चन, यानी ये 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर ऑब्जेक्शन आपको करना है और 100% ये 4 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे फॉर डैम श्योर। ये 4 क्वेश्चन जो कि गलत दिए थे बीपीएससी के द्वारा, इनके सही आंसर्स भी मैंने आपको दे दिए हैं। एक बार फिर से इन चारों पर बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99, यही बताया ना मैंने, क्या था इसमें? इन सी प्लस प्लस व्हाट डज अ क्लास होल्ड? ऑप्शन आंसर क्या दिया था? डेटा इन फंक्शन। मोर देन वन ऑफ दी अबव होना चाहिए, क्यों? क्योंकि डेटा भी सही है और डेटा इन फंक्शन भी सही है, तो आंसर होना चाहिए था मोर देन वन ऑफ दी अबव, लेकिन इन्होंने दिया है डेटा इन फंक्शन। ठीक, तो 99 का सही क्या है? डी। 106, 106 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो सी आउट की फुल फॉर्म पूछी गई थी, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? कंसोल आउटपुट या कैरेक्टर आउटपुट। यानी इसका सही आंसर था बी वाला, लेकिन इन्होंने क्या दिया है? सी, कॉमन आउटपुट, जो कि गलत है। 118 नंबर का क्वेश्चन 118, 118 नंबर के क्वेश्चन में क्या था? कंप्यूटर वायरस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच हैज द एसेंशियल एबिलिटी। वायरस का काम क्या होता है? डेटा को डैमेज करना, जी हां। डैमेज प्रोग्राम करना, जी हां। अपनी क्लोनिंग बनाना, जी हां। ये सारे काम वायरस करता है। तो ये एसेंशियल एबिलिटी है, ये ताकत है सॉफ्टवेयर की ये काम करना। तो आंसर क्या होना चाहिए था? मोर देन वन ऑफ दी अबव, लेकिन इन्होंने लगाया है सी ऑप्शन, होना क्या चाहिए था? डी। तो यहां पर भी ऑब्जेक्शन बनता है। फिर 123 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें रिलेशनल डेटाबेस की बात हो रही थी। डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज इन ईच कॉलम, कॉलम की बात हो रही थी, और कॉलम को बोलते हैं एट्रीब्यूट, यानी करेक्ट आंसर होना चाहिए था ए, और इन्होंने दिया है बी, जो कि अगेन ऑब्जेक्शन बनता है। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चंस थे जिन पर ऑब्जेक्शंस आपको करना है, और ये थे वो क्वेश्चंस जिनका सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश करी। कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशंस डिटेल के साथ में बहुत जल्द मिलेंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स फॉर अपकमिंग बीपीएससी एग्जाम्स, बीपीएससी 3.0 एंड फर्दर एग्जामिनेशंस, या एस्टेट को लेकर आप है अलर्ट, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं बीपीएससी 2.0 बैच को, जो कि फुल फ्लैज है, कंप्लीट है एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से। ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा, और वहां पर आपको ये कोर्स दिख रहा होगा, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ, पीडीएफ और मॉक टेस्ट के साथ। ये पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग, किसी भी डाउट के रिगार्डिंग, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं और अपने किसी भी कंफ्यूजन को रिजॉल्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन स्टूडेंट्स के साथ, उन फ्रेंड्स के साथ जो कि एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट कर रहे थे। तो आपको मिल चुका है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन of BPSC 2.0 examination. Thank you very much guys. Bye bye and take care.